नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सीजेआई बीआर गवई की एक टिप्पणी और उसके बाद पूरे देश भर में जिस तरीके से दलित को लेकर हो या फिर स्वर्ण को लेकर हो, एक तरीके से गतिरोध शुरू हो चुका है। इस कड़ी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई मार्कंडे काटजू, उन्होंने सीधे तौर से सीजेआई बीआर गवई को एक नसीहत दी, जिसके ऊपर हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। और वैसे भी यह मुद्दा जो है वो इस तरीके से था जिसका बड़े दिनों से इंतजार भी था, और जो आज हुआ या जो अभी जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चल रहा है, उसके बाद यह तय था कि किसी ना किसी दिन यह सब कुछ होगा। और क्यों होगा? क्योंकि इतिहास में तथ्यों से परे कुछ हमें ऐसा पढ़ाया जाता है जिससे कुछ लोगों को जो है वो आगे बढ़ा दिया जाता है और कुछ लोगों के इतिहास को भुलाया जाता है, दबाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर किया जाता है। और जब जहां बात राजनीति की आती है तो फिर आप समझ सकते हैं कि मामला जो है वो धर्म तक कैसे पहुंचता है, किसी को अंदाजा भी नहीं है। तो पहले राकेश किशोर 16 सितंबर की एक टिप्पणी, और उस टिप्पणी के बाद में राकेश किशोर के अंदर जो भावनाएं, उन भावनाओं का एक तरीके से हम कहें कि वो भावनाएं जब बाहर आई तो जूता उछालने की बारी आई। लेकिन सीजेआई बीआर गवई जो है वो समझ चुके थे कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं कराई। अब यहां पर उसके बाद में एक और एडवोकेट अनिल मिश्रा, जिनके ऊपर ग्वालियर में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उन्होंने जिस तरीके से अंबेडकर के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया और शब्दों के इस्तेमाल के बाद में जो माहौल बना, तो एक तरीके से यह पूरा मामला जो है वो दलित वर्सेस स्वर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम बात तर्कों की करते हैं तो फिर कुछ मुद्दों पर हमें जो है वो खुलकर बात करनी चाहिए। लेकिन एक वर्ग विशेष राजनीति से प्रेरित होकर, आपको पता होगा जब से यह विवाद उपजा है उसके बाद से, क्योंकि आप भगवान को गाली दे रहे हैं, आप पर कुछ नहीं होगा, आप देवी देवताओं को गाली देंगे, आप पर कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप और किसी समुदाय के बारे में कुछ शब्द बोलोगे तो अलग अलग राज्यों में आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। और बहुत सारे लोग जो है इस आकलन में कि सीजेआई बीआर गवई की वो टिप्पणी और जूता, उसके पीछे की भावना क्या थी, बस उसको लेकर ही एफआईआर हो चुकी है। तो कल को इस कड़ी में आप और हम भी हो सकते हैं, ये कोई बड़ी जो है वो अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन अगर सीधे शब्दों में कहूं तो मुझे इस बात का बड़े दिनों से इंतजार था, क्योंकि जब हम संविधान को पढ़ते हैं तो संविधान में हमें सिर्फ जो है वो भीमराव अंबेडकर को पढ़ाया जाता है, इसके अलावा बाकी चेहरों को, क्योंकि बहुत सारे गुमनाम चेहरे हैं, और ये गुमनाम चेहरों में से एक गुमनाम चेहरा है बीएन राव। और बीएन राव का कद जो है, अगर आप बीएन राव की हिस्ट्री पढ़ोगे, उनकी बायोग्राफी पढ़ोगे और संविधान बनाने में उनकी क्या मुख्य भूमिका थी, तो उसके सामने भीमराव अंबेडकर बोने नजर आएंगे। अब समस्या क्या है कि दलितों ने भीमराव अंबेडकर को अपना लिया और भीमराव अंबेडकर को भगवान बना दिया। और बड़ी मजे की बात है, 1935 में, मैं हर बार कहता हूं कि 1935 में हिंदू धर्म को छोड़ दिया, तो 1956 में बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? 1935 में भी तो अपना सकते थे। और इस दौरान उन्होंने राजनीतिक तौर से अपनी जो सक्रियता दिखाई, पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा, मुझे लगता है कि उसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब जब हम इस कड़ी में देखते हैं तो जो भीमराव अंबेडकर को भगवान बना चुके, उनको बौद्ध धर्म के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो मूर्ति पूजा के खिलाफ हो गए, लेकिन भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां बनाकर पूजा करने लग गए। और इस बहाने जो है वो हिंदू देवी देवताओं को मूर्ति पूजा के बहाने गालियां देने लगे, और यहीं से यह विवाद जो है वो खड़ा होना शुरू हो गया। और मैं हमेशा कहता हूं कि भीमराव अंबेडकर के इस संविधान से आप आरक्षण को बाहर निकाल दीजिए, कल को यही लोग जो है वो भीमराव अंबेडकर को कोसते हुए नजर आएंगे। तो यह सिर्फ और सिर्फ
इस हद तक ही जो है वो निपट जाता है मामला। लेकिन अब अनिल मिश्रा, उनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो ताकि वो कोर्ट में इस तरीके के साक्ष्य पेश कर सके जिससे कई चीजें निकल कर आए और हम लोगों का दिमाग जो जो एक तरीके से जिसको हम कहें कि हाईजैक कर लिया गया, उसको एक नए तथ्य और नई जानकारी मिल सके। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि भारतीय जो संविधान था जिसको निर्माण किया गया, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका में भीमराव अंबेडकर के अलावा 7 लोग और थे, जिनमें एक थे BN राव, इसके अलावा के एम मुंशी के अलावा गोपालस्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी, मोहम्मद सादुल्ला, इसके अलावा जो है वो DP खेतान और माधवराव। DP खेतान, इनकी 1948 में जो है वो मौत हो जाती है और उसके बाद में TT कृष्णाचारी को इसमें शामिल कर लिया जाता है। लेकिन इसका जो है वो प्रारूप समिति का अध्यक्ष, या हम कहें कि जो संविधान समिति थी उसका अध्यक्ष था राजेंद्र प्रसाद, उनको बनाया गया था। लेकिन प्रारूप समिति का जो हेड था वो बनाया गया भीमराव अंबेडकर को। क्यों बनाया गया? क्योंकि वो संविधान समिति की जो अलग अलग जो समितियां थी उनके पहले से जो है वो मेंबर रह चुके थे। इसके अलावा कोई कारण जो है वो नजर नहीं आता। तो यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो हो जाती है भीमराव की। तो भारतीय संविधान दुनिया का हम कह सकते हैं कि बड़ा संविधान, जिसमें 448 अनुच्छेद है, 105 के आसपास जो है वो संशोधन शामिल है, इसके अलावा 12 अनुसूचियां हैं और 25 खंडों में यह विभाजित है। अब जब हम इसको पढ़ते हैं कि BN राव की इसमें क्या भूमिका थी, तो BN राव के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, कुछ चीजों को हम समझें और उसके बाद में मैं राजेंद्र प्रसाद को ही कोट करूंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि BN राव और उनकी अहमियत क्या थी और किस तरीके से उनको भुला दिया गया। तो BN राव, जिन्होंने आप फरवरी 1948 में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अकेले व्यक्ति ने संविधान का कच्चा मसौदा जो है वो पूर्ण रूप से तैयार कर लिया था। और उसके बाद में इसी कच्चे मसौदे के ऊपर संविधान को लेकर चर्चा होती है, बहस होती है और उसके बाद संशोधन के बाद में 26 नवंबर 1949 को इसको जो है वो एक तरीके से कंप्लीटली तैयार कर लिया जाता है। हालांकि इसको लागू इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि 26 जनवरी 1930 को, मैं 1950 की बात नहीं कर रहा हूं, 26 जनवरी 1930 को भारत ने पहला अपना जो है वो स्वतंत्रता दिवस मनाया था, पूर्ण स्वराज की जो है स्वराज हिंद के नेतृत्व में। उस तारीख को याद करने के लिए 26 नवंबर के बजाय 26 जनवरी 1950 की तारीख मुकर्रर की थी। अब जब हम इसको पढ़ते हैं तो कच्चा मसौदा BN राव और इसके अलावा एक व्यक्ति और थे जिन्होंने अपने हाथ से इसको लिखा था। उनका इसको लिखने में प्रेम बिहारी रायजादा, उनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो लिखने वाले थे प्रेम बिहारी रायजादा। लेकिन जब हम इसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कोट करते हैं तो एक बुक भी आई है, पुस्तक आई है जो B शिवाराम 1960 में, और उसमें जो है वो राजेंद्र प्रसाद ने जो बातें लिखी है। अब उससे पहले ये किताब जो है वो प्रकाशित हुई 1960 में, लेकिन 1948 में जब ये हो गया 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हो गया, उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद ने एक तरीके से मैं कहूंगा कि उन्होंने जो है वो संविधान समिति के सभी सदस्यों को लेकर एक स्टेटमेंट, एक स्पीच दिया था, पार्लियामेंट्री स्टेटमेंट। और उस स्टेटमेंट में अगर आप देखोगे तो उसमें BN राव के प्रति जो है वो आभार जताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और उसके बाद में ही राजेंद्र प्रसाद ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। और दुर्भाग्य से उस वक्त इस समिति के सदस्यों से BN राव इस्तीफा दे चुके थे और UN में स्थायी प्रतिनिधित्व के तौर पर चले गए थे। अब उन्होंने क्या कहा उसको अगर हम देखते हैं तो BN राव को धन्यवाद देते हुए उन्होंने जो है वो कहा कि BN राव ज्ञान और पांडित्य के धनी थे, और उनका कद जो है वो इस तरीके का बड़ा था कि उन्होंने संविधान बनाने में मदद ही नहीं की भीमराव अंबेडकर की और बाकी सदस्यों की, बल्कि पूरे विवेक के साथ
भूमिका निभाने में भी मदद की, बाकी सदस्यों की हेल्प भी की। और इसके अलावा अगर आप देखोगे इसी किताब का, जिसमें अगर आप देखोगे किताब का जो टाइटल है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके बारे में जो लिखा है बीएन राव के बारे में, वो क्या लिखा गया है अगर आप इसको देखोगे तो बीएन राव की शख्सियत को आपको समझना पड़ेगा। 26 फरवरी 1887 को इनका जन्म हुआ कर्नाटका में, और उसके बाद में इन्होंने बीए किया। बीए के बाद में ये चले जाते हैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इनकी पढ़ाई होती है जवाहरलाल नेहरू के साथ में, क्योंकि उस वक्त उसी कॉलेज में स्टडी कर रहे होते हैं जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में आईसीएस की जो परीक्षा होती है 1909 में, जिसमें सिर्फ 50 लड़के जो है वो पास होते हैं, जिसमें अकेले भारतीय थे बीएन राव। तो अब आप समझ सकते हैं उनकी इंटेलिजेंस। अंग्रेज सरकार के साथ उन्होंने काम किया। सबसे पहले 1938 में मद्रास रेजिडेंसी में कार्य किया, और उस वक्त अंग्रेजों ने, ब्रिटिश जो हुकूमत थी उसने नाइटहुड की उपाधि भी दी थी। उसके बाद 1944 में इनको प्रधानमंत्री बनाया गया जम्मू कश्मीर रियासत का, लेकिन राजा हरि सिंह के कुछ फैसले इनको मंजूर नहीं हुए, और 1946 में उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद में ये जुड़ गए संविधान समिति के साथ में, या मैं कहूंगा कि इन्होंने लॉर्ड वाइसराय से जो है वो खुद रिक्वेस्ट की थी कि वो इस समिति के साथ जुड़ेंगे, और उसके बाद में संविधान समिति के बाद में ये चले गए यूएन में प्रतिनिधि मंडल के बाद, और उसके बाद में 26 फरवरी 1953 को कैंसर की वजह से उनका निधन हो जाता है। तो 26 फरवरी का आंकड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 1953 में निधन, क्योंकि ये अचानक से होने वाली एक घटना थी, जिससे कि वो अपने बारे में, संविधान के बारे में बहुत कुछ लिखना चाहते थे, लेकिन वो लिख नहीं पाए। अब इसमें अगर आप देखोगे तो संविधान सभा की जो समिति थी उसमें आप नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे, या मैं कहूंगा कि 50 से ज्यादा देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया था बीएन राव ने। और उसके बाद में क्या चीजें लेनी है और क्या चीजें नहीं लेनी है, ये सारी चीजें तय करते थे बीएन राव। तो बाकी के लोग, मैं ये नहीं कहता कि भीमराव अंबेडकर का रोल नहीं था, भीमराव अंबेडकर का रोल था, लेकिन एक तरीके से अगर हम ये कहें कि जो प्रमुख जो सलाहकार थे, भीमराव अंबेडकर भी सलाह लेते थे बीएन राव की। तो बीएन राव की भूमिका उस तरीके से थी जिस तरीके से, अगर आप महाभारत देखोगे तो अर्जुन के सारथी थे कृष्ण, तो यहां कृष्ण की भूमिका में नजर आते हैं बीएन राव। इस राजेंद्र प्रसाद की जो लिखी हुई किताब है बी शिवाराव की, और राजेंद्र प्रसाद के जो लेख है उनको देखने के बाद में यह नजर आता है कि कृष्ण की भूमिका में थे बीएन राव। और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो लड़ाई लड़ने वाले, या इसको हम कहें कि तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम था भीमराव अंबेडकर। इसलिए भीमराव अंबेडकर के बजाय जो है वो बीएन राव का कद इस संविधान के लिए, जिसको आज हम फॉलो करते हैं, उसके लिए उनका नाम जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण, या मैं कहूंगा कि बहुत ऊपर लिया जाना चाहिए, लेकिन उनका नाम समय के साथ भुला दिया गया। और यह अगर हम इसको देखें तो जो भी सामग्री थी संविधान को लिए, तो संविधान कैसे बना? संविधान बनाने के लिए अलग अलग देशों की यात्राएं करनी थी, वहां से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करनी थी, और उसके बाद में इसमें जो है वो लंबी चर्चाओं का दौर चला, बहस होती थी, फिर संशोधन की प्रक्रिया, और उसके बाद में इस पे आखिरी मोहर लगती थी। और आप सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज भी बना हो, तो उसका कद न्यायिक प्रासंगिकता में जो है वो कितना बड़ा होगा। लेकिन फिर सवाल यह है कि आखिर बीएन राव को भुला क्यों दिया गया? और बीएन राव को भुला दिया तो आज जब अंबेडकर के बारे में बात की जाती है, तो हम एक तरीके से हम कह सकते हैं दलितों के मसीहा, क्योंकि दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने जो काम किया। तो फिर सवाल यह है कि दलित की परिभाषा क्या है? तो दलित की परिभाषा है दबे हुए, कुचले हुए और शोषित वर्ग से, किसी जाति वर्ग विशेष से नहीं है। तो फिर सीजीआई बीआर गवई को लेकर एक तरीके से दलित समाज जो है वो दलित कार्ड खेल रहा है, कुछ राजनीतिक दलित कार्ड खेल रहे हैं। तो 2.5 लाख रुपए की सैलरी और सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करने वाला दलित कैसे हो सकता है? और एक, क्योंकि यहां जब ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, अब मैं ब्राह्मण तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं इसमें अगर जोड़ के देखूं
तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी पूरी जो आजीविका है वो भी नहीं चल पा रही, उनका घर का खर्चा नहीं चल रहा, तो क्या वो दलित में काउंट नहीं होते? क्या वो गरीब नहीं है? लेकिन उनको टाल दिया जाता है। और जहां संविधान में संशोधन की बात आती है तो ये लोग सड़कों पर इसलिए उतर जाते हैं कि कहीं इनका आरक्षण नहीं छीन लिया जाए। तो अब इस वजह से जो है वो एक बार फिर अंबेडकर के ऊपर चर्चा शुरू हो चुकी है, और आप देखिएगा इसमें बहुत सारे तर्क और तथ्य जो है वो निकल कर आएंगे। तो आप लोगों से भी गुजारिश ये है, रिसर्च करें और फिर उसके बाद में देखें, और आपको अंदाजा लगेगा कि सीजीआई बीआर गवई की एक टिप्पणी इस देश में इतिहास की बहुत सारी परतें खोलने वाली है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।